नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं वो देख रहे थे। और ये जो अपनी कलाम की जो टेस्ट सीरीज 2.0 जो नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है वो है। और ये आज आपकी जो है माइनर टेस्ट 1 में जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जो कॉमन टॉपिक है उनकी क्लास आएगी। कल सुबह आपको जो क्लास मिलेगी उसमें माइनर टेस्ट 2 जो इस संडे को हुआ है वो मिलेंगे। पहले हम कॉमन वाले देखेंगे, बाद में जो अदर जो है शिक्षण विधियां हैं सब्जेक्ट है वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका राजस्थानी भाषा और साहित्य और भूगोल आज कवर करेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा वैज्ञानिक ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी। ठीक है, नागर अपभ्रंश से जो है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानने वाला कौन है आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब बात करें, सबसे पहले 1912 में इसकी एक किताब आई थी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इस बुक में इन्होंने जो है पहली बार राजस्थानी भाषा को राजस्थानी भाषा कहा। ठीक है, राजस्थानी भाषा को सबसे पहले राजस्थानी भाषा किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में जो उनकी पुस्तक आई थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उसमें पहली बार राजस्थानी भाषा को क्या कहा, राजस्थानी कहा। और इन्होंने जो है नागर अपभ्रंश से क्या माना, राजस्थानी की उत्पत्ति माना। ठीक, अब नागर अपभ्रंश से और किसने माना, तो नागर अपभ्रंश से और जो है जिसने उत्पत्ति मानी राजस्थानी भाषा की वो थे पुरुषोत्तम मेनारिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए नागर अपभ्रंश से किसने मानी, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया ने। फिर बात करें सुनीत कुमार चटर्जी की। ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी ने जो है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसकी क्या मानी, उत्पत्ति मानी। किससे, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से सौराष्ट्र और से सुनीत कुमार। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानने वाला सुनीत कुमार चटर्जी। फिर बात आती है मरुगुजरी अपभ्रंश से। किससे, मरुगुजरी अपभ्रंश से। सर्वाधिक जो इसी से मानते हैं कि मरुगुजरी अपभ्रंश से जो है राजस्थानी भाषा का जन्म हुआ है। इसमें एक नाम जो है आपका वो हीरालाल महेश्वरी है, ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा नाम आपको मैं खुद बता देता हूं, के.एम. मुंशी। कौन, के.एम. मुंशी। ठीक है, फिर आपके श्री देवरिया। कौन, श्री देवरिया। ये जो लोग हैं इन्होंने जो है किससे मांगी, आप जो है किससे मानी आपकी जो है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, मरुगुजरी अपभ्रंश से। इसके अलावा मोतीलाल मनेरिया भी हैं। कौन है, मोतीलाल मनेरिया ने भी किससे मानी आपकी जो है मरुगुजरी भाषा से। तो मरुगुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानने वाले मोतीलाल मनेरिया, हीरालाल महेश्वरी, के मुंशी और श्री देवरिया। एक जो है आपको ध्यान में रखना है, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है इन्होंने 5 भागों में बांटा था राजस्थानी भाषा को। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा। ठीक है, एक इनके जैसे दूसरे हुए डॉक्टर टेसीटोरी। इन्होंने जो राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अपनी जो टेस्ट सीरीज 1.0 है उसकी अलग से क्लास चल रही है और 2.0 की अलग से चल रही है। तो दोनों क्लासेस देखते रहे, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी मैंने। पहले अपन कॉमन टॉपिक कर रहे हैं, माइनर टेस्ट 1 की लास्ट क्लास है। कल अपन माइनर टेस्ट 2 देखेंगे सुबह, जो इसी संडे को हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से ढाटी व देवड़ावाटी किस बोली की उपबोली है। ढाटी बोली बोली जाती है बाड़मेर में। कहां पर बोली जाती है, बाड़मेर में। और देवड़ावाटी बोली जाती है सिरोही के क्षेत्र में। कहां पर है, सिरोही में। तो सिरोही और बाड़मेर किसके हैं, मारवाड़ क्षेत्र के हैं। तो मारवाड़ी की उपबोलियां ये किसकी है, मारवाड़ी की। ढूंढाड़ी की कुछ उपबोलियां वो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आता है ढूंढाड़ी से। तोरावाटी कहां बोली जाती है, सिक्कर में। सिक्कर का नीम का थाने के आसपास का जो क्षेत्र है वहां तोरावाटी बोली जाती है। इसके अलावा तोरावाटी के अलावा 84, ठीक है, नागरचौल बोली जाती है टोंक सवाई माधोपुर में। कहां पर है, टोंक व सवाई माधोपुर में। कौन सी, नागरचौल। ये भी ढूंढाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा काठोड़ी और काठोड़ी बोली जाती है दक्षिण जयपुर में।
ठीक, इसके अलावा जो है ढूंढाड़ी की उपबोली है राजावाटी। कौन सी? राजावाटी। एक नाम है सिपाड़ी, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको, सिपाड़ी। ये सारी ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोलियां हैं। इसके अलावा अजमेरी, यहां लिख देता हूं, अजमेरी भी किसकी है? ढूंढाड़ी की ही उपबोली है। तो ये सारा आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो डाटी और देवड़ावाटी जो है आपकी मारवाड़ी की बोली है। बागड़ी ये बोली जाती है चूरू हनुमानगढ़ में, चूरू हनुमानगढ़ में, और चूरू हनुमानगढ़ में बोली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? ये मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आगे अपन पढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना जीवा स्टडी का ऐप है परफेक्ट मॉक। परफेक्ट मॉक, परफेक्ट मॉक पर आपको ₹99 में राजस्थान जीके का जितना भी पार्ट है, जिसमें राजस्थानी भाषा साहित्य भी है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। डेमो जो है आपको फ्री मिल रहा है, वहां पर डेमो टेस्ट फ्री डाले हुए हैं, वो आप देखें, उसी लेवल के क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप जो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। नाम है परफेक्ट मॉक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्षेत्र व बोली का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मालवी, मालवी झालावाड़ में बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। धावड़ी, धावड़ी उदयपुर में, बिल्कुल। अहिरवाटी, बहरोड, कोटपुतली, नया जो जिला है उसमें। नागरचौल अभी ऊपर बात करके आए ना, टोंक व सवाई माधोपुर में। ढूंढाड़ी की उपबोली है तो टोंक व सवाई माधोपुर में बोली जाती है ये। तो करौली वाली क्या हो गई? गलत हो गई, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। करौली में बोली जाती है जिस बोली का नाम है जगरोती। ठीक है, कौन सी बोली? जगरोती बोली कहां बोली जाती है? करौली। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी एक विशेषता राजस्थानी भाषा की डिंगल शैली की नहीं है? आपको पता है ये दो शैलियां हैं, एक है डिंगल शैली और दूसरी है पिंगल। लाइन के इस साइड पिंगल लिख देता हूं, शॉर्ट में समझाऊंगा, अच्छे से देख लेना आप। डिंगल जो है ये आपकी पश्चिमी राजस्थान का साहित्य है, पश्चिमी राजस्थान का साहित्य है। ये पूर्वी राजस्थान प्लस में ब्रज क्षेत्र का साहित्य है। ठीक है, दूसरा, इसको लाइन खींच देते हैं। दूसरा जो ध्यान में रखना, ये चारण कवि द्वारा लिखा जाता है, चारण कवियों द्वारा लिखा जाता है, और ये भाट जाति के जो कवि हैं उनके द्वारा लिखा जाता है। ये एक अंतर ध्यान में रखना। फिर जो आपके डिंगल है ना, इसका गुजरी अपभ्रंश से जन्म हुआ है। किससे? गुजरी अपभ्रंश से। और पिंगल जो है इसका जो है सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक, ये गीत रूप में लिखी जाती है, गीत रूप में, और ये छंद रूप में लिखी जाती है। किस रूप में? छंद रूप में लिखी जाती है। छंद व पद भी मान सकते हैं, छंद व पद रूप में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो है अपने को पूछा डिंगल की विशेषता कौन सी नहीं है? इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। तो अभी अपन बात कर चुके हैं, सौर सैनी से तो पिंगल का हुआ, डिंगल तो गुजरी अपभ्रंश से, तो पहला ही क्या हो गया? गलत हो गया। ये एक वीर रसात्मक शैली है, बिल्कुल चारण कवियों द्वारा लिखी जाती है। ढोला मारूरा दुआ, ये जो है अचलदास खिंचीरी वचनी का, ये सारे जो है वीर रस जो है इसमें जो है ज्यादा मिलता है डिंगल में। ये पश्चिमी राजस्थान की काव्य शैली है, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान की सही है। रुक्मणी हरण, नाग दमन, ढोला मारूरा दुआ आदि शैली से रचित है, बिल्कुल सही है। ऐसा तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। पिंगल के जो है ना प्रमुख ग्रंथों में बात करें तो पृथ्वीराज रासो, ये पिंगल का है। ठीक है, रतन रासो, जिनके नाम के आगे रासो लग रहा है ना, वो सारे के सारे पिंगल के अंतर्गत आते हैं लगभग। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थानी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थानी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी दिवस ध्यान में अपने को रखना है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। मायड़ मांगे मान्यता, हैशटैग मायड़ मांगे मान्यता चलता है ना। हालांकि जो है इस पर अभी बहुत जो है बहस चल रही है, क्योंकि राजस्थान के जो है पूर्वी राजस्थान वाले जो स्टूडेंट्स भी होंगे अपने, वो अपने को पता ही है कि पूर्वी राजस्थान में ये बोली थोड़ी कम चलती है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसको मान्यता दे या ना दे। तो 21 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये राजस्थानी भाषा साहित्य के क्वेश्चन हो गए। बाकी अपन जो है बीच के क्वेश्चन सब देख चुके हैं। अब अपन चलते हैं डायरेक्ट जो राजस्थान की जियोग्राफी जो है, राजस्थान जियोग्राफी यानी कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी तरफ चलो चलते हैं। बीच में सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले की क्लास में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान स्थित बालूका स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना और फिर सत्य कथन बताना है। राज्य के सूरतगढ़,
पोखरण व मोहनगढ़ जैसलमेर क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है। तारा बालू का स्तूप जो होते हैं ऐसे बनते हैं, ऐसे इस हिसाब से तारे के जैसे आकृति बन जाती है, किसी झाड़ी या जगह के जो है आर बार बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में और जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ के आसपास से पाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में अधिकांशतः अर्धवर्ताकार या हम कह सकते हैं अर्धचंद्राकार कहते हैं इनको, अर्धचंद्राकार। और अर्धचंद्राकार जो क्या होता है, अर्धचंद्राकार मतलब बात हो रही है बरखान की। किसकी हो रही है? बरखान की। तो बरखान शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोनों बात सही है, लेकिन थोड़ा सा इनको अच्छे से डिटेल से जान लेते हैं, कुछ जो अपने को ध्यान होने चाहिए। ये दोनों तो सही है, ठीक है। तारा बालू का स्तूप सूरतगढ़ और पोखरण मोहनगढ़ में और शेखावाटी में अर्धचंद्राकार या अर्धवर्ताकार जिनको बरखान कहते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये तो दोनों सत्य हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो है एक तो होता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। यहां से क्वेश्चन जो बनता है वो मैं बता देता हूं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कौन से होते हैं? जो हवा की दिशा में बनते हैं, हवा की दिशा में, हवा की दिशा में रेखीय टाइप से बनते हैं। और इसके उदाहरण हो गया, एक तो रेखीय बालू का स्तूप, ठीक है। उदाहरण ध्यान में रख लेना, कौन सा अनुदैर्घ्य के कौन से अनुप्रस्थ के। एक होता है शीफ, ठीक है। और इसके अलावा जो है पवन विमुख रेखीय। ये 2-3 नाम आ जाए ना, पवन विमुख रेखीय, तो आपको ध्यान में रखना ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। फिर बात करें अनुप्रस्थ की, किसकी? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है हवा के लंबवत बनते हैं, हवा के लंबवत, यानी कि जिस दिशा में हवा चलती है उसके लंबवत बनते हैं। इसके उदाहरण भी अच्छे से देख लेना। बरखान, कौन सा? बरखान, परवलयिक, ये सारे क्या होते हैं? अनुप्रस्थ होते हैं। अब जो आपको ध्यान में रखना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि एक जो है नेबखा नाम का होता है, नेबखा, जिसको सब्र काफीज भी कहते हैं, सब्र काफीज या कॉफीज कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये जो है झाड़ियों के सहारे बनता है, झाड़ियों के सहारे बनता है, झाड़ियों के सहारे बनने वाला ये भी क्या है? आपका बालू का स्तूप है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, एक होता है नेबखा के अलावा एक जो बरखान अपन देख चुके हैं जिसको अर्धचंद्राकार होते हैं। एक जो नाम है एक थोड़ा सा अजीब है, लुनेट। क्या नाम है? लुनेट। ये झीलों के किनारे बनता है। किसके किनारे? झीलों के किनारे नवचंद्राकार बनता है, नवचंद्राकार। ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बस अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली स्थित शिखर है। उत्तरी अरावली का शिखर, तो उत्तरी अरावली देखो मरायम जो है, मोराइजी या इसको कहते हैं जो है टोडगढ़, गोरमजी भी कहते हैं इसको, गोरमजी, 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 या इसी का दूसरा नाम है टोडगढ़। और ये ब्यावर में, कहां पर है? ब्यावर जिले में। तो ये हो गया मध्य अरावली में। किसमें? मध्य अरावली का भाग हो गया ये, ठीक। नागपानी, नागपानी है उदयपुर में, और उदयपुर में इसका मतलब है दक्षिणी अरावली का भाग है, ठीक है। एक मध्य अरावली में और है जिसका नाम है आपका नाग पहाड़, वो अलग है, नाग पहाड़, ये अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। तो नाग पहाड़ अजमेर में, ये मध्य अरावली हो गई, और नागपानी उदयपुर में है, और ये दक्षिण अरावली का भाग हो गया। सायरा, सायरा भी कहां पर है? उदयपुर में। तो ये भी क्या हो गया? दक्षिण अरावली का भाग है, हो गया। बचा सिरावास, सिरावास जो है आपकी अलवर में है। कहां पर है? अलवर। और अलवर में इसका मतलब ये उत्तरी अरावली की क्या है? चोटी है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान में पड़िहारा लवणीय गर्त, जैसे परिहारा लिख रखा है वैसे ये पड़िहारा है। पड़िहारा लवणीय गर्त जो है वो कहां स्थित है? तो ये चूरू जिले में स्थित है। कहां पर? चूरू जिले में। तो चूरू में इसका मतलब ये बांगड़ प्रदेश में है, ठीक है। बांगड़ या बांगर, ठीक है। एक तो होता है बांगड़ और एक होता है वागड़, दोनों अलग चीज है। बांगड़ चूरू का और हनुमानगढ़ का कुछ क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। और इस वागड़ में आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान में रखना है, ठीक है। गोडवार प्रदेश, यह जालोर सिरोही का भाग है। किसका? जालोर प्लस सिरोही का भाग है। घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान आपको बताइए, घग्गर का मैदान बनास के उत्तर में, मालपुरा का मैदान, घग्गर का नहीं, बनास के उत्तर में, बनास बेसिन के उत्तर दिशा में। और वैसे मुख्यतः ये टोंक जिले में है। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ में है,
कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। ठीक, ये अपने को पता है। तो इसका उत्तर जाएगा बांगड़ प्रदेश में, क्योंकि बांगड़ प्रदेश मतलब चूरू, चूरू में पड़ियारा, लवणीय, ग्रत, छापर के पास ही पड़ियारा ही है। छापर अपन जानते हैं ना, उसके पास ही क्या ये पड़ियारा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्यावर स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये तीनों के तीनों ही ब्यावर में, ध्यान में रख लेना। सूरा घाट और शिवपुरा घाट, ये दोनों क्या करते हैं? दोनों को एक ही, दोनों जो है कौन सा? सूरा और शिवपुरा घाट। सूरा घाट और सूरा घाट और शिवपुरा घाट जो है ना आपके, ये अजमेर को राजसमंद से जोड़ते हैं। किसको? अजमेर को राजसमंद से। वर्तमान में तो ये ब्यावर को राजसमंद से जोड़ते हैं, लेकिन पहले ही अजमेर जिले को राजसमंद से जोड़ते थे। परवेरिया दर्रा, परवेरिया जो दर्रा है आपका, ये जो है अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। मसूदा, अजमेर टू मसूदा। मसूदा वर्तमान में पहले अजमेर में आता था, ब्यावर जिले में आता है। इसके अलावा कुछ और दर्रे हैं, उनका अपने को ध्यान में रख लेना। राजसमंद के प्रमुख दर्रे, राजसमंद के प्रमुख दर्रे यहां से ध्यान में रख लेना। कमली घाट, गोरम घाट, जिलवा, या इसको अपन कह सकते हैं पगलिया नाल, पगलिया नाल। इसके अलावा हाथीगुड्डा नाल, हाथीगुड्डा नाल, ये सारे राजसमंद के हैं। फिर बात करें उदयपुर की, किसकी बात करें? उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में जो आपके दर्रे आते हैं वो है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल और केवड़ा नाल, केवड़ा नाल। ठीक है, फिर आता है पाली में। पाली में कौन से दर्रे हैं? तो पाली में जो दर्रे आते हैं देसूरी नाल और सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर नाल, ये आते हैं कहां पर? पाली में। तो इसका उत्तर ए बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान स्थित पूर्वी मैदान के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। ठीक है, सबसे पहले छोटा छोटा कर लेते हैं। विंध्य पठार इस प्रदेश की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है। विंध्य पठार जो आपका जो है दक्षिण पूर्वी सीमा में, यानी हाड़ौती के पठार का भाग है ये। किसका? हाड़ौती के पठार का। तो बिल्कुल ये दक्षिण पूर्वी सीमा इसकी, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर अपन बात करें जो है देवगढ़ का पिंड, एक मिनट, देवगढ़ का पिंडमांट मैदान इस प्रदेश का अभिन्न अंग है। बिल्कुल, देवगढ़ का पिंडमांट जो मैदान है वो आपका पूर्वी मैदान का हिस्सा है। फिर ये मैदान पश्चिम से पूर्व 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। बिल्कुल, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व मतलब इस हिसाब से जो है ये ऊपर की तरफ जो ये लाइन जाती है, इसमें जो है ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा विभाजित होता है। डाबी पठार इस प्रदेश की विशिष्ट भू आकृति है। तो ये आपका असत्य हो गया। डाबी का जो पठार है ये बूंदी में, डाबी हत्याकांड नाम सुना होगा आपने। तो ये क्या हो गया? आपका हाड़ौती का हिस्सा हो गया। किसका हो गया? हाड़ौती प्रदेश का हिस्सा हो गया, ना कि पूर्वी प्रदेश का है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी मैदान के और भाग की बात करें अपन की, और कौन कौन से हैं? तो चंबल बेसिन इसी का भाग है। कौन सा बेसिन? चंबल बेसिन। ठीक है, चंबल बेसिन के अलावा अगर अपन बात करें बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन वो भी इसी का हिस्सा है। फिर अगर अपन बात करें बनास बाणगंगा के बाद में, तो मध्य माही मैदान, मध्य माही का मैदान, ये भी इसी का हिस्सा है। और जो आपका बाणगंगा बेसिन है, कौन सा बेसिन? बाणगंगा बेसिन, ये दो भागों में बंटा हुआ है। पहला भाग जो इसका है उसको मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं, मालपुरा करौली मैदान, मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। और दूसरा जो भाग है बनास बाणगंगा बेसिन का, उसको कहेंगे मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित भू आकृति भूदृश्य में से असुमेलित बताना है। शाहाबाद उच्च भूमि रामगढ़ क्रेटर, बिल्कुल सही बात है। ये 12 में है और यहाँ पर घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है। घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां, आकार की पहाड़ियां। घोड़े की नाल का दूसरा इंग्लिश वर्जन बोले तो हॉर्स सू पहाड़ियां, हॉर्स सू पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, बूंदी पर्वत श्रेणी खटखट दरा, बिल्कुल सही बात है। और बूंदी पर्वत श्रेणी में जो है सतूर सबसे ऊंचा, सतूर शिखर है जो 353 मीटर ऊंचा है। सबसे ऊंचा बिंदु है ये, सबसे ऊंचा कौन सा? सतूर। कहां पर है? बूंदी पर्वत श्रेणी में। और खटखट दरा भी वहीं पर ही है। फिर बात आती है आपकी मध्य माही बेसिन की, एक मिनट ज्यादा हो गया,
मध्य माई बेसिन वागड़ में अभी बता चुका, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बिल्कुल सही बात है। झालावाड़ का पठार ढाट, ये गलत है आपका। झालावाड़ का पठार जो है इसमें डग गंगधर का मैदान आता है, या डग गंगधार क्षेत्र आता है, इसमें क्या आता है, डग गंगधार क्षेत्र। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक, ये इतने अपने को जो एकदम अच्छे तरीके से याद में रखना है। जो ये रामगढ़ क्रेटर है ना, ये एक जियो हेरिटेज साइट है। क्या है, जियो हेरिटेज साइट, हेरिटेज साइट। ठीक, तो रामगढ़ क्रेटर क्या है, जियो हेरिटेज साइट है। तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान स्थित डग गंगधर उच्च प्रदेश, अभी बात करके आएंगे संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये हाड़ौती प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग है, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। दक्षिण पश्चिमी मतलब इस साइड का भाग है। ठीक है, इस प्रदेश में धरातलीय विविधता बहुत कम है, बिल्कुल एक जैसा है एकदम, धरातलीय विविधता बहुत कम है। चंबल नदी इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा बनाती है, बिल्कुल इस साइड की सीमा जो है वो कौन बनाती है, चंबल नदी, बिल्कुल सही बात है। ये हाड़ौती प्रदेश की सबसे बड़ी भूआकृति है, ये असत्य है। हाड़ौती प्रदेश की सबसे बड़ी भूआकृति कौन सी है, फिर हाड़ौती प्रदेश की सबसे जो बड़ी भूआकृति है उसका नाम आपका जो है नदियों जो निर्मित मैदान है, नदी निर्मित मैदान, कौन सा, नदी निर्मित मैदान। और ये जो है चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है, चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र, ये जो है सबसे बड़ा जो है भूआकृति है, नदी निर्मित मैदान। ठीक, जो आपका हाड़ौती प्रदेश है, कौन सा पठार, हाड़ौती का पठार, ये दो भागों में बंटा हुआ है, एक विंध्य कगार, विंध्य कगार, और विंध्य कगार आपकी जो है चूना प्लस बलुआ पत्थर से बनी है। क्वेश्चन आया हुआ है, वापस भी आ सकता है, चूना प्लस बलुआ पत्थर से कौन सी कगार, विंध्य कगार। और दूसरा जो हाड़ौती का प्रदेश का भाग है वो है आपका दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार, ये लावा निर्मित है। ठीक है, ये दो भागों में बंटा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, बिल्कुल जैसे ये राजस्थान का एक कच्चा सा मैप बना रहा हूं मैं, ये अरावली है, तो अरावली ये पूर्व दिशा की तरफ जो है मरुस्थल को बढ़ने से रोकती है, बिल्कुल सही बात है। फिर हाड़ौती पठार लावा मिश्रित सेल व विंध्य सेलों का मिश्रण है, अभी ऊपर बात करके आया हूं मैं, दक्कन का लावा पठार और विंध्य सेलों से निर्मित है, बिल्कुल सही बात है। फिर थार मरुस्थल का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो ये असत्य है। जो आपका ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, उल्टा लिख दिया उन्होंने, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम उल्टा लिख दिया, मतलब उत्तर पूर्व यानी कि इस साइड से और इस साइड की तरफ ढाल है, तभी नदियां जो है इस साइड जाती है राजस्थान की। ठीक है, तो ये उल्टा लिख दिया। फिर मरुस्थलीय प्रदेश का दक्षिणी भाग लूणी बेसिन है, बिल्कुल नीचे जो दक्षिणी पूर्वी भाग है इस साइड वाला वो क्या है, लूणी बेसिन है, बिल्कुल सही बात है, लूणी जो जवाई बेसिन है वो है। इसके अलावा ध्यान में रखना है जो आपका मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना है, 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर, जो कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, किसका, कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान के मरुस्थलीकरण भाग का लगभग कितना क्षेत्र बालू का स्तूप रहित है। सबसे पहले तो बालू का स्तूप है 61.11% में, और इसको 100% माने तो इसमें से 58.5% जो भाग है वो तो बालू का स्तूप युक्त है, बालू का स्तूप युक्त है, युक्त है, ये मुक्त नहीं है, युक्त। ठीक है, और 41.5% ये उत्तर हो जाएगा, इसलिए बालू का स्तूप रहित है, बालू का स्तूप, एक मिनट, बालू का स्तूप रहित है, मतलब इतने पर बालू का स्तूप नहीं है। जैसे पोखरण का जो क्षेत्र है, पोखरण फलोदी के बीच में कोई भी बालू का स्तूप यानी कि दोहरे नहीं है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेत, जो पथरीला मरुस्थल है। ठीक है, और पथरीला मरुस्थल जो होता है, पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, इसको क्या कहते हैं, तो पथरीले मरुस्थल को कहते हैं हमादा, क्या कहते हैं, हमादा, ये भी ध्यान में रखना। तो बालू का स्तूप रहित 41.5 और बालू का स्तूप युक्त जो है वो 58.5। फिर अगला क्वेश्चन की बोमट क्या है, बोमट जो है आपका डूंगरपुर, उदयपुर व पूर्वी सिरोही का अरावली भाग है। ठीक है, बोमट का पठार। अब जो ध्यान में रखना है, गोगुंदा से कुमलगढ़ के मध्य का जो पठारी भाग है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बोराट का पठार। क्या कहते हैं, बोराट का पठार। किसको कहते हैं, बोराट का पठार, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य। एक है भैंसरोडगढ़ जो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग क्या है, तो भैंसरोडगढ़ से जो बिजोलिया है उसका नाम अलग से याद रखना आपको, इसको कहते हैं उपरमाल का पठार,
ऊपर माल का पठार। ठीक है, एक मिनट, ऊपर माल का पठार भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, और गोगुंदा से कुमलगढ़ बोराट का, और बोमट जो है वो डूंगरपुर उदयपुर का है। ठीक, इसके अलावा एक जो है पोतवार का पठार, पोतवार का पठार, पोतवार का पठार है अलवर जिले में। ठीक है, मेसा का पठार, मेसा का पठार, मेसा का पठार जो आपका ये है कौन से जिले में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाला, चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पर ही है। ठीक, एक जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, और उड़िया का पठार है सिरोही जिले में। कहां पर है, सिरोही जिले में। राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये, सबसे ऊंचा पठार, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। कितनी, 1360 मीटर ऊंचा है ये। तो ध्यान में रखना है, जो है गोगुंदा से कुंभलगढ़ बोराट का, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया ऊपरमाल का पठार, पोतवार का अलवर में, मेसा का चित्तौड़गढ़ में, उड़िया का पठार सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक पठार जो रह गया वो है लसाड़िया का पठार। किसका, लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया का जो पठार है आपका ये कहां से है, लसाड़िया का पठार उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील के पूर्व में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उड़िया के पठार की सामान्य ऊंचाई, क्वेश्चन आ गया उत्तर 1360 मीटर, अभी मैंने आपको यहां पर बताई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियां देखी गई है। तो गोलाकार पहाड़ियां जो आपकी, एक तो रामगढ़ की तरफ होर्सू की पहाड़ियां, और नाकोड़ा पर्वतीय क्षेत्र जो बालोतरा बाड़मेर में आता है, बालोतरा और बाड़मेर में, वर्तमान में शायद ये बालोतरा में आता है, पहले बाड़मेर में आता था। तो ये जो है नाकोड़ा पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती है, और यहाँ पर नाकोड़ा भैरव मंदिर भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, दक्षिण आड़ोती क्षेत्र देश है जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। तो जो है दक्षिण आड़ोती क्षेत्र है वो झालावाड़ का पठार है, जो मालवा के पठार का क्या है, उत्तरी भाग है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहा जाता, कहां स्थित है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश स्थित मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहां स्थित है। तो ये चंदवाड़ी क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है, चंदवाड़ी क्षेत्र में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये बाकी आरटी अपन अलग से देख चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर कुंभलगढ़ से तो नीचा है और ऋषिकेश से ऊंचा है। तो ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करें, जो है सबसे बड़ा है गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद आता है शेर, फिर आता है दिलवाड़ा या देलवाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, दिलवाड़ा के बाद में आता है आपका जरगा। ठीक है, जरगा के बाद में आता है अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में आता है कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ के बाद में, ये लाइन से चल रहे हैं, ध्यान में रख लेना। कुंभलगढ़ के बाद में आता है धोनिया डूंगर, धोनिया डूंगर, और धोनिया डूंगर के बाद में आता है आपका ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद में जो आपका आता है वो आता है कमलनाथ, और कमलनाथ के बाद में जो आपका आता है वो आता है सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ के बाद में जो आपका आता है वो आता है सायरा। ठीक है, तो यहां पर जो ऊपर वाले तीन है ये तो है सिरोही में, जरगा है उदयपुर में, अचलगढ़ भी कहां पर है, सॉरी अचलगढ़ सिरोही में है, अचलगढ़ कहां है, सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, धोनिया दुर्ग ये उदयपुर राजसमंद के बॉर्डर पर है, उदयपुर राजसमंद के बॉर्डर पर, ऋषिकेश सिरोही। ठीक है, और कमलनाथ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, सायरा भी उदयपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुंभलगढ़ से तो नीचा है, तो ये रहा कुंभलगढ़ से तो नीचा, ऋषिकेश से ऊपर, तो धोनिया दुर्ग या धोनिया दुर्ग इसका डूंगर हो जाएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो आज के जियोग्राफी प्लस राजस्थानी भाषा साहित्य के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आएंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।